Hello, Ajay Mahto this side. I hope you all are doing fine there. In the last lecture, we were discussing about Kingdom Monera, class 11th, chapter 2nd, biological classification. In today's class, we are going to discuss about Kingdom Protista. In this lecture, in the following lecture, जब हम आगे आगे जैसे जैसे discuss करेंगे, we will discuss all the relevant topics, important questions relevant for the NEET examination, and along with the NEET examination I will also tell you कि कौन कौन सी चीज़ें आपको NCERT पर्सपेक्टिव से पढ़नी है, कौन कौन सी लाइन आपको NCERT में हाईलाइट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें CBSE पर्सपेक्टिव से आपको पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको NEET पर्सपेक्टिव से पढ़नी है. तो क्लियर डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा बिटवीन CBSE ओरिएंटेड एग्जाम एंड NEET और एनी अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, राइट? ओके, तो किंगडम प्रोटिस्टा की सबसे पहले अगर हम बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा इज अ कनेक्टिंग लिंक. किंगडम प्रोटिस्टा इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक, एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह जो काम करता है वो कौन काम करता है? किंगडम प्रोटिस्टा, राइट? अब किंगडम प्रोटिस्टा को समझाने का, इसको डिफाइन करने का एक और आसान तरीका ये हो सकता है कि ये एक तरह का बॉक्स है जिस बॉक्स में मैंने सारे यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स रखे हुए हैं. सारे वो ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, याद रखना, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म आर इन अ बॉक्स जो एनिमल्स नहीं है, जो प्लांट्स नहीं है और जो फंजाई नहीं है. तो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो एनिमल्स में नहीं, किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखे गए, किंगडम फंजाई में नहीं रखे गए और किंगडम प्लांट में नहीं रखे गए, सब किधर डाल दो? प्रोटिस्टा में. तो इसको 5 फाइलम्स में अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 फाइलम्स क्या हैं? क्राइसोफाइट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड वन इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड वन इज यूग्लेनॉइड्स, फोर्थ वन इज स्लाइम मोल्ड्स एंड फिफ्थ वन इज प्रोटोजोआन्स, राइट? तो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, euglenoids, slime molds and protozoans. First of all, let's discuss about chrysophytes. Chrysophytes में सब आप डायटम्स को इंक्लूड करते हो, ठीक है? क्राइसोफाइट्स में हम सब डायटम्स को इंक्लूड करते हैं. एंड डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन. चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन. अगर मैं बोल रहा हूँ चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन में, मतलब क्राइसोफाइट्स आर समवेयर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा. फोटोसिंथेसिस तो करते होंगे. जैसे यहाँ पर अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में बात करूँ तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या है कि ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं. दीज प्लांट्स आर व्हाट? दीज प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ऑन दिस लैंड एरिया, राइट? वहीं मैं ओशियन की बात करूँ तो वहां कौन है चीफ प्रोड्यूसर? एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वी सी डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, राइट? नेक्स्ट टर्म, डायटमीशियस अर्थ. डायटमीशियस अर्थ क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर सो मच ह्यूज इन नंबर. बिकॉज दे आर सो मच ह्यूज इन नंबर कि आप देखो बड़े बड़े हीप्स बना दिए इन्होंने, बड़े बड़े टीले बना दिए इन्होंने, एंड दे आर एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वायर एंड फॉर्म्स. अब बात करें अगर इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी डिस्कस दे आर चीफ प्रोड्यूसर, इंपोर्ट प्रोड्यूसर्स. लेकिन सेकंड जो हमारे काम का है वो क्या है कि वी यूज देम एज क्लीनिंग एजेंट. वी यूज देम इन क्लीनिंग एजेंट जैसे टूथपेस्ट, पॉलिशेस एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ठीक? तो दिस इज ऑल अबाउट डायटम्स, क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स में एक और चीज हम इंक्लूड करते हैं विच इज गोल्डन एल्गी. गोल्डन एल्गी आर डेस्मिड्स एंड इसमें हम यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गीज की बात करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन. एग्जांपल है स्पायरोगायरा. और ये जनरली आप याद रखिएगा, ये पाए जाते हैं आपको फ्रेश वाटर में. ये पाए जाएंगे आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे. गोल्डन एल्गीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. ओके, फ्रेश वाटर में मिलेंगे. एज दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर तो वी कैन सी दे आर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन. और एक और इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा था? लाइकन्स, है ना? पॉल्यूशन इंडिकेटर हम कैसे बताते हैं? ये उन जगहों पर बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे जहां पर जरा भी माइन्यूट अमाउंट में पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है. तो जहां पर ये डेस्मिड्स या जहां पर ये गोल्डन एल्गीज दिख रहे हैं, दैट मींस दिस एरिया इज pollution free. This is all about chrysophytes, diatoms and golden algae. Diatoms are chief producers, diatomaceous earth याद रखना है, import producers,
क्लीनिंग एजेंट में यूज करते हैं. गोल्डन एल्गीज आर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे? कॉन्जुगेशन. स्पायरोगायरा फाउंड इन फ्रेश वाटर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज pollution indicators. They are what? They are pollution indicators. Fine. Next we are going to discuss dinoflagellates. Dinoflagellates का नाम dinoflagellates क्यों है? देखो, I always say a word, a line, that whenever you find a word in biology, that you will always find, है ना? आपको बायोलॉजी में वर्ड्स तो देखने को मिलेंगे. दिस इज ऑल अबाउट वर्ड्स का खेल है यहाँ पर. तो whenever you find a word in biology, you just have to split it. आपको इसको क्या करना है? स्प्लिट करना है. और जब आप किसी भी बायोलॉजी के वर्ड को स्प्लिट करेंगे, यू विल फाइंड प्रीफिक्स, यू विल फाइंड सफिक्स. एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स को मैं अगर स्प्लिट करूं तो आप देखोगे यहाँ पर डाइनो का क्या मतलब है? डाइनो का मतलब है टू. फ्लैजिलेट्स का क्या मतलब है? फ्लैजिला. तो those protista which have two flagella present in them, those protista which have two flagella present in them, we call them dinoflagellates. Dinoflagellates अब ये दो तरह से हो सकते हैं. हो सकता है कि ये जो इनके पास फ्लैजिला है हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड है, या ऐसा भी हो सकता है कि वर्टिकली सिचुएटेड है. सिंपल. तो लेकिन रहेंगे दो ही फ्लैजिला. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम डाइनोफ्लैजिलेट्स ना. नेक्स्ट इज मोस्टली मेराइन. ज्यादातर ये मेराइन जगहों पर पाए जाएंगे. खारा पानी वाला जो जगह है वहां पर आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स मिलेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक. इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्टा कुछ पढ़ा था क्या? हाँ, पढ़ा था हमने. वी डिस्कस्ड अबाउट क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स में हमने डायटम्स पढ़ा था विच आर द चीफ प्रोड्यूसर्स. इवन चीफ प्रोड्यूसर्स का नाम, इनको उपाधि दे दी है हमने चीफ प्रोड्यूसर्स की. तो चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन आर डायटम्स. तो ऑब्वियसली दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, राइट. तो यहाँ पर हम अभी भी पढ़ रहे हैं दे डाइनोफ्लैजिलेट्स कैन डू ऑल्सो फोटोसिंथेसिस. ये इनका कलर वेरी कर सकता है. डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम. किस तरह का पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट है उस हिसाब से आप इनको डिवाइड करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल येलो डाइनोफ्लैजिलेट्स, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, राइट. और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स. Why red dinoflagellates are so much important? Red dinoflagellates are actually goniolates जो कि इतना ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कि जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं दे कॉज द रेड टाइड्स इन द ओशन. वहाँ का समुंदर लाल हो जाता है. समझ रहे हो? तो दे कॉज द रेड टाइड्स इन द ओशन. अच्छा, समुंदर लाल होने का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है, बट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पर रेड टाइड्स इन द ओशन कॉज होगा वहाँ पर सारी फिशेज या वहाँ पर जो भी एक्वेटिक लाइफ होगी वो डाई कर जाएगी. समझ रहे हैं? तो red dinoflagellates are goniolates which cause red tides in the ocean, and due to which this is, since they are poisonous in nature, तो एक्वेटिक लाइफ वहां पर होगी क्या? नहीं, एक्वेटिक लाइफ नहीं प्रेजेंट होगी, या होगी भी तो डाई कर जाएगी. दिस इज ऑल अबाउट एज वी डिस्कस क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स. डाइनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा क्या हमने? डाइनोफ्लैजिलेट मोस्टली मेराइन है, फोटोसिंथेटिक है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू कुछ भी हो सकता है, बट रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स आर गोनियोलेक्स विच कॉज रेड टाइड्स इन द ओशन एंड विच इज पॉइजनस, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी. नेक्स्ट इज यूग्लेनॉइड्स. अब यूग्लेनॉइड्स आर वेरी मच इंटरेस्टिंग. हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, डाइनोफ्लैजिलेट्स आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, यूग्लेनाइड्स आर मिक्सोट्रॉफिक. हमने भैया अभी तक ऑटोट्रॉफिक पढ़ा है, हेट्रोट्रॉफिक पढ़ा है. ऑटोट्रॉफिक आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट या केमिकल की मदद से जो अपना खाना खुद बनाते हैं. आप उनको बोल देते हो कि भाई ये तो ऑटोट्रॉफिक है. But those organisms which depend on other organism for their survival or for their nutrition, we call them heterotrophic. लेकिन यूकैरियोट्स कुछ अलग ही हैं. ये जो यूग्लेनॉइड्स हैं ये कुछ अलग ही हैं. ये अलग कैसे हैं? Why we are calling them mixotrophic? We are calling them mixotrophic because they are autotrophic as well as they are heterotrophic. They are autotrophic plus they are heterotrophic. जब सनलाइट प्रेजेंट है यानी कि दिन का समय है, तो दिन के समय तो इनको सनलाइट मिलेगी ही ऑब्वियसली.
तो तब ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। लेकिन रात का समय है, फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, तो तब ये क्या करेंगे, तब ये हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं, देन दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। तो दैट इज व्हाई वी कॉल देम मिक्सोट्रॉफिक, दे आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक। कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, मतलब साफ पानी में और रुके हुए पानी में ये देखने को मिलेंगे आपको। सेल वॉल नहीं होती इनके पास, they don't have cell wall, instead they have a protein rich layer। इनके पास एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है, एंड द प्रोटीन रिच लेयर वी कॉल देम पेलिकल। तो इनके पास सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव में एक प्रोटीन की रिच लेयर है जिसे आप बोलते हैं पेलिकल। ये पेलिकल इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल प्रोटीन है जिसकी वजह से यूग्लेनॉइड्स भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इनकी बॉडी क्या रहती है, फ्लेक्सिबल होती है। इनके पास भी क्या होता है, इनके पास भी दो फ्लैजिला है, बट इनका जो फ्लैजिला है, फॉर एग्जांपल एक स्मॉल है और एक लार्ज फ्लैजिला है। याद रखना, इनके पास दो फ्लैजिला है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, राइट। तो एग्जाम्पल इज यूग्लेना, एग्जाम्पल इज यूग्लेना। व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट यूग्लेनॉइड्स, फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट वाटर, सेल वॉल नहीं है, पेलिकल है, एंड दे आर मिक्सोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक प्लस हेटेरोट्रॉफिक, दो फ्लैजिला है, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। एग्जाम्पल इज यूग्लेना। बस, यूग्लेनॉइड्स कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्लाइम मोल्ड्स। अब हम किसकी बात करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स की बात करेंगे। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्टा। हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक, डाइनोफ्लेजिलेट फोटोसिंथेटिक, यूग्लेनॉइड्स मिक्सोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक प्लस हेटेरोट्रॉफिक, स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या है, सेप्रोफिटिक का दोज ऑर्गेनिजम्स हैं ये, सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म जिनको सेप्रोब्स भी बोलते हो आप, तो जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, बट दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। किस पर डिपेंड करते हैं ये, डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे ट्विग्स, छोटी छोटी टहनियां हो गई, लीव्स हो गई, तो उन पर ये डिपेंड करते हैं, बट दे डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। तो दे आर बेसिकली डिकम्पोजर्स, राइट, डिकम्पोजर्स। सुटेबल कंडीशंस जब होंगी, यानी कि जब भी फेवरेबल कंडीशंस होंगी, दे फॉर्म द एग्रीगेशन, दे डिवाइड, जिसको आप क्या नाम दे देते हो, अलग नाम दे दिया है हमने, प्लाज्मोडियम। रिमेंबर, वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरिया कॉज करता है। तो वी नेम्ड इट, जो एग्रीगेशन ये बनाएगा स्लाइम मोल्ड, हमने उसे क्या नाम दे दिया, प्लाज्मोडियम। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये क्या करेगा, स्पोर फॉर्मेशन करेगा। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स देयर टिप्स। तो स्पोर फॉर्मेशन करेगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेशन करेगा, जिसे आप क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम। एंड स्लाइम मोल्ड्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर many years even under adverse condition because of the tactics they acquire। कैसी इन्होंने tactics acquire की है, they acquire the tactics of formation of spore formation during unfavorable condition। spores are dispersed in air currents। स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स्ड होने लगेंगे जब वापस फेवरेबल कंडीशन होगी, एंड दीज स्पोर्स विल ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, न्यू स्लाइम मोल्ड्स इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अगेन। So that's how they survive in unfavorable condition. That's how they survive in unsuitable condition. Let's discuss what we studied. Slime molds सेप्रोट्रॉफिक, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करेंगे, जैसे लीव्स और सूखी पत्तियां और पतली पतली टहनियां, अगर वो डाई कर चुके हैं तो उन पर ये देखने को मिलेंगे। अंडर सुटेबल कंडीशन एग्रीगेशन करेंगे एंड दे विल फॉर्म द प्लाज्मोडियम, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन। नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन, और ये जो इनकी टैक्टिक्स है जिसकी मदद से ये क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं, एंड इवन एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड, एक्चुअली स्पोर्स डिस्पर्स्ड फिर कब होंगे, जब एयर करंट इन्हें मिलेगा दोबारा, व्हेन दे गेट सुटेबल कंडीशन अगेन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटोजोआन्स। प्रोटोजोआन्स आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है। तो आप इसको कनेक्ट करो, चीजें किस किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। First of all, we discussed about chrysophytes, photosynthetic, dinoflagellate, photosynthetic, euglenoids, mixotrophic, slime molds, decomposers, and now protozoans are heterotrophic। तो आप along with, अगर आप बात करो on the basis of nutrition, आप इन पूरे के पूरे किंगडम प्रोटिस्टा को तीन
टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, फोटोसिंथेटिक, decomposers or heterotrophic. That we'll do in the following lecture. But now see, protozoans are heterotrophic in nature. They can be predator, they can be parasites. हेट्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म है, एज वी डिस्कस, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. Predators, predators are those organism which depends on prey. ठीक है, जो शिकार करते हैं. And parasites are those organism which depend on other organism for their food as well as for shelter. तो ये clear differentiation आपको पता होना चाहिए. The first type of protozoan. अब हम divide कर रहे हैं, यहाँ पर differentiation कर रहे हैं. Always remember a thing कि जब भी हम लोग differentiation करते हैं तो on the basis of something करते हैं. तो यहाँ भी अगर मैं protozoans को differentiate कर रहा हूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग कर रहा होगा. तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है, डिवीजन है इन प्रोटोजोआंस का, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन है. कि लोकोमोशन के लिए इनके पास क्या ऑर्गेनल प्रेजेंट है, ये देखो. अगर एक ऐसे प्रोटोजोआन जिसके पास लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया मौजूद है, सूडोपोडिया प्रेजेंट है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, अमीबॉइड प्रोटोजोआन. अगर किसी के पास फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन. अगर सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड प्रोटोजोआन. और अगर कुछ भी नहीं है मूवमेंट के लिए, यानी कि कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, तो मैं बोलूंगा स्पोरोजोआंस. Let's discuss one by one. Amiboid protozoans are freshwater protozoans. They can be found in seawater, moist soil, and they move. They do locomotion. ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. That is what locomotion is, right? Locomotion और movement में difference क्या है? Movement, this is movement. But when I am walking, when I am changing the location, this is locomotion. So always remember, all kind of movement is not locomotion, but all kind of locomotion is movement. So amoeboid protozoans are those protozoans which can move, which can locomote themselves with the help of pseudopodia. Pseudopodia are the false feet. सच में कोई किसी तरह का कोई पैर नहीं है ये, बट इनका जो साइटोप्लाज्म है वही ग्रो कर रहा है, और यही साइटोप्लाज्म इनको मूव करने में या लोकोमोशन करने में हेल्प कर रहा है. तो एमीबॉइड प्रोटोजोआंस के पास सूडोपोडिया होगा. एग्जाम्पल है क्या कोई? हाँ, सूडोपोडिया जिनके पास है, ऐसा एग्जाम्पल क्या है? एंटामीबा. नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस के पास फ्लैजिला होगा. Flagella are some thread-like structure which help them in the movement or locomotion, and example is trypanosoma. Trypanosoma का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर आप कोई पूछे तो आप बोलोगे they can cause sleeping sickness. Entamoeba histolytica, they can cause amoebiasis, right? And ciliated protozoan के पास कौन सा क्या है मूवमेंट लोकोमोशन करने के लिए? क्या है इनके पास? सीलिया है इनके पास. एग्जाम्पल इज पैरामीशियम. स्पोरोजोआंस के पास क्या है? प्लाज्मोडियम. स्पोरोजोआंस के पास क्या है लोकोमोशन के लिए? अब ये लोकोमोशन कर ही नहीं रहे, मूवमेंट कर ही नहीं रहे, बिकॉज दे आर पैरासिटिक इन नेचर. तो ये वेक्टर का यूज करेंगे, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया कॉज होता है, मलेरिया डिजीज कॉज होता है ह्यूमन बींग्स में, लेकिन कॉज करने वाला एजेंट कौन है? एक वेक्टर क्या है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज कॉजिंग द मलेरियल डिजीज. तो स्पोरोजोआंस आर दोज काइंड ऑफ protozoans which doesn't have any kind of locomotory organelle, and example is plasmodium which causes malaria in human body. So that's it the wrap of the video where we discussed about dinoflagellates, chrysophytes, euglenoids, slime molds and protozoans. ठीक है, ये जो लेवल था this was for CBSE level. In the further next video we will discuss about the NEET level. This was the intro समझ लो, जिसमें हमने मैंने आपको इन पांचों फाइलम ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा से एक तरह से इंट्रोड्यूस करा दिया. Now the term chrysophyte, the term dinoflagellate, the term euglenoid, slime molds and protozoans, these words are not new for you, these words are familiar to you. So it will be easy for us to discuss them in elaborate way
And in the next video, we'll discuss the detailed way, the detailed functions of these further phylums of kingdom Protista. Till then, take care. Radhe Radhe.